Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. चलिए बच्चों, तो लेट्स बिगिन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस ब्यूटीफुल चैप्टर न्यूक्लियाई, है ना। तो बच्चों ये जो न्यूक्लियाई है ना, ये जो हमारा नया चैप्टर है, तो इसको आप एक और तरीके से भी समझ सकते हैं कि आप अपने आप के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। क्योंकि हम सब जो है ना, हम सब जो बने हैं वो किससे बने हैं? एटम से बने हैं। एटम के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है। तो एक तरीके से इस चैप्टर में हम लोग खुद को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ अ न्यूक्लियस, फिर समझेंगे बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, एंड देन वील मूव ऑन टू मास एक्सेस, ठीक है। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं हम लोग न्यूक्लियस से, है ना। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों की क्या प्रॉपर्टीज होती है न्यूक्लियस की। तो सबसे पहला पैरामीटर जिसके हिसाब से हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस देखने वाले हैं वो है न्यूक्लियर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, है ना। हम लोग देखेंगे कि आखिर न्यूक्लियस जो है वो किन किन चीजों से कॉन्स्टिट्यूट होता है। तो न्यूक्लियस इज मेड ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, है ना। तो न्यूक्लियस दो चीजों से बना होता है, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। इसके अलावा बच्चों मास ऑफ प्रोटॉन बच्चों वो होता है लगभग 1840 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। ये इतना हैवी होता है। अब देखिए अगर एग्जैक्टली बात करें तो मास ऑफ प्रोटॉन देखिए कितना होता है, 1.672623 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम, ठीक है। और जो न्यूट्रॉन का मास है वो स्लाइटली ज्यादा होता है। देखिए यहाँ पर 1.67 के बाद क्या आया है, 4 आया है। यहाँ पर 1.67 के बाद 2 आया था, है ना। तो हम लोग देख पा रहे हैं बच्चों कि मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो क्या होता है, स्लाइटली ज्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, मास ऑफ प्रोटॉन के, है ना। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.674986 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम। नेक्स्ट बच्चों हम लोग समझेंगे मास एनर्जी एंड E इक्वल टू mc स्क्वायर, है ना। तो आइंस्टीन लिंक्ड नॉट ओनली स्पेस एंड टाइम बट ऑल्सो मास एंड एनर्जी, ठीक है। तो हमें पता है कि आइंस्टीन ने बहुत रिसर्च करा है स्पेस एंड टाइम के ऊपर, बट उसके अलावा उन्होंने मास एंड एनर्जी के ऊपर भी कुछ बातें कही है। अ पीस ऑफ मैटर इवन एट रेस्ट and not interacting with anything else has an energy of being, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बॉल है ना, तो हम लोग उसकी एक एनर्जी कहते हैं ना, अगर वो रुका भी रहता है तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी तो कहते ही है। बट दिस टाइम वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि बच्चों यहां पर देखिए क्या लिखा है कि इवन एट रेस्ट एंड नॉट इंटरैक्टिंग विथ एनीथिंग एल्स। अगर उसका किसी और चीज से इंटरेक्शन नहीं भी है तो भी सिंपली उसके होने से हम लोग कहेंगे कि एक एनर्जी है ना। मास की वजह से उसके पास एक एनर्जी है और उसको कहते हैं रेस्ट एनर्जी, ठीक है। आइंस्टीन कंक्लूडेड दैट इट टेक्स एनर्जी टू मेक मास एंड दैट एनर्जी इज रिलीज्ड इफ मास डिसअपियर्स, ठीक है। तो मास को बनाने में एनर्जी लगती है और वही एनर्जी रिलीज होती है अगर मास गायब होगा, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी E इज रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ मास M बाय द मोस्ट सेलिब्रेटेड इक्वेशन ऑफ द 20th सेंचुरी, और वो क्या है बच्चों, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, है ना। आइंस्टीन साहब ने ये दिया था, है ना। द C स्क्वायर इज द कन्वर्शन फैक्टर बिटवीन एनर्जी यूनिट्स एंड मास यूनिट्स बिकॉज ऑफ द लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ C, है ना। हमें पता है C की वैल्यू क्या होती है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड। अ स्मॉल मास करिस्पॉन्ड्स टू एन एनॉर्मस क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब बच्चों अगर हम लोग एक इलेक्ट्रॉन के मास की बात करें ना, तो इलेक्ट्रॉन का मास हम लोगों को पता है कि वो कितना होता है, 9.109 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। तो उसके करस्पॉन्डिंग जो इक्विवेलेंट एनर्जी है ना, वो कितनी हो जाएगी, me इंटू सी स्क्वायर। तो वो देखिए कितनी हो जा रही है, 5 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, है ना। तो इस तरीके से हम लोग एक और बात कह सकते हैं बच्चों कि मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इसको एक और फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है एज 510.99 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर सी स्क्वायर, है ना। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इतना, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों अगर हम लोग कुछ एग्जांपल देखें तो सेइंग दैट अ पावर प्लांट डिलीवर्स 90 मिलियन मेगा जूल्स ऑफ एनर्जी टू इट्स कंज्यूमर्स इज इक्विवेलेंट टू सेइंग दैट इट डिलीवर्स 1 ग्राम ऑफ एनर्जी टू इट्स कंज्यूमर्स, है ना। एनर्जी को अगर हम लोग 1 ग्राम बोल दें तो भी अगर हम लोग इस मास को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इतने ही के बराबर आएगा ना, लगभग 90 मिलियन मेगा जूल्स ऑफ एनर्जी के बराबर ही आएगा। और ऐसा क्यों कह पा रहे हैं, क्योंकि आइंस्टीन साहब ने हमें सिखाया कि मास एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट। इसी तरीके से बच्चों अगर सन का एग्जांपल लें तो हम लोग देख सकते हैं कि इन 1 सेकेंड 4.5 मिलियन टन्स ऑफ मास आर कन्वर्टेड टू रेडिएंट एनर्जी इन द सन। तो सन में इस तरीके का फिनोमेना होता है। द सन इज सो मैसिव, however
that in 1 million years only 1/10 millionth है ना 1/10 millionth of the sun's mass will have been converted to radiant energy। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये जो सन है वो कितना ज्यादा बड़ा है कि 1 मिलियन ईयर्स में है ना इन 1 मिलियन ईयर्स ऑल्सो सिर्फ 1/10 millionth ऑफ द सन्स मास वो कन्वर्ट होगा किसमें, रेडिएंट एनर्जी में। चलो बच्चों एक और चीज अभी हम लोग देखने वाले हैं, वो क्या है कि another unit which is widely used in describing mass in nuclear physics as well as in atomic physics is unified atomic mass unit denoted by the symbol small u। है ना, आई एम प्रिटी श्योर कि आपने ये केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा, है ना। जैसे कि यहाँ पर आप पीरियोडिक टेबल का एक छोटा सा पोर्शन देख पा रहे हैं, तो जैसे कि यहाँ पर हीलियम का मास देखिए किस तरीके से लिखा हुआ है 4.003। तो बेसिकली ये किस तरीके से लिखा है 4.003 AMU है एक्चुअली। उसी तरीके से नियॉन के लिए 20.180 लिखा है, तो ये किस तरीके से किस यूनिट में मास है, ये 20.180 EMU। आगे बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं और आपने पढ़ा भी होगा कि अलग अलग जैसे कि एलिमेंट्स है ना, जैसे अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो उसके आइसोटोप्स होते हैं। तो यहां पर सिर्फ हाइड्रोजन के लिए तो एक ही एटॉमिक मास लिखा है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि कैसे लिखा जाता है ये। तो उसका प्रोसेस क्या है, दीज वैल्यूज आर एवरेज्ड बाय आइसोटोपिक एबंडेंसेस इन अर्थ सरफेस, है ना। तो उन सब का एवरेज लेकर के यहाँ पर जो है एटॉमिक मास लिखा जाता है ना। तो वही देखिए यहाँ पर क्या लिखा है कि इसको डिनोट करते हैं सिंबल यू से, और ये है क्या, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। इट इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ अ न्यूट्रल कार्बन एटम इन इट्स लोएस्ट एनर्जी स्टेट, है ना। ये 1/12 है किसके, मास ऑफ न्यूट्रल कार्बन एटम के, और वो कार्बन एटम भी कैसा है, अपने लोएस्ट एनर्जी स्टेट में है, जिसके पास 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 न्यूट्रॉन्स हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कार्बन ही क्यों बच्चों, तो कार्बन को जो है आर्बिट्रेरली जो है चूज करा गया है, ठीक है ना। और वैसे भी कार्बन जो है वो बहुत ज्यादा एबंडेंट भी है, तो एक ये इसका प्राइम रीजन हो सकता है ना। तो 1U की वैल्यू जो है वो कितनी होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है। और अगर इसकी एनर्जी देखें है ना, तो वो 931.478 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है ना। तो 1U के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो कितनी है 931.478 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और अगर मास देखें तो 1U के मास को और क्या लिखा जा सकता है 931.478 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन c², ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, है ना, इनका कलेक्टिव नाम ये होता है। अब देखिए बच्चों न्यूक्लियस को जो है इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है ना XAZ इस तरीके से। तो यहां पर बच्चों ये जो A है ना, वो A जो है वो क्या बता रहा है हमारे को, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का एक और नाम होता है, वो होता है मास नंबर, ठीक है। और इसी तरीके से बच्चों ये जो नीचे Z है ना, आई एम प्रीटी श्योर कि आपको मालूम भी होगा, Z जो है वो रिप्रेजेंट करता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, ठीक है। और ये हमें इसका एक और नाम क्या होता है, इसका नाम होता है एटॉमिक नंबर, है ना। तो हम लोग इसे एटॉमिक नंबर के नाम से भी पहचानते हैं। तो Z जो है वो क्या है, वो एटॉमिक नंबर है, और A जो है वो क्या है, मास नंबर है, ठीक है। चलिए तो बच्चों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि द न्यूक्लियाई हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन्स की संख्या सेम हो बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो क्या कहेंगे उन्हें, आइसोटोप्स कहेंगे। जैसे यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं ये प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम है, ये ट्रिटियम है ना। तो इन केसेस में हम लोग देख पा रहे हैं कि ये हाइड्रोजन के अलग अलग आइसोटोप्स है ना। सिर्फ एक प्रोटॉन है तीनों में और एक इलेक्ट्रॉन है तीनों में। फर्क कहां पर है, पहले वाले केस में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, दूसरे में एक न्यूट्रॉन है और तीसरे केस में 2 न्यूट्रॉन है ना। तो न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। उसी तरीके से न्यूक्लियाई विद द सेम न्यूट्रॉन नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर Z आर कॉल्ड आइसोटोन्स। और इसी तरीके से न्यूक्लियाई विद द सेम मास नंबर A आर कॉल्ड आइसोबार्स, ठीक है। ये तो ये 3 डेफिनेशन हमें ध्यान रखनी चाहिए। All nuclei with a given Z and N are collectively called a nuclide, है ना। तो ऐसे न्यूक्लियाई जिनका Z और N क्या है, सेम है, तो उनके ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियाइड कहते हैं। Thus all the Fe5626 nuclei taken together is one nuclide and all the
सल्फर 3216 न्यूक्लियाइड टेकन टुगेदर इज अनदर न्यूक्लियाइड। तो बच्चों अब तक हम लोगों ने न्यूक्लियर कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखे है ना, हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ अ न्यूक्लियस स्टडी कर रहे थे, उसमें पहला क्या पैरामीटर था, न्यूक्लियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो अब सेकंड है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। ठीक है, तो हम लोग अभी भी प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस ही स्टडी कर रहे हैं और उसमें हम लोग न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का जिक्र करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मोर देन 1000 न्यूक्लियाइड्स हैव बीन आइडेंटिफाइड बट नॉट ऑल आर स्टेबल, है ना। और जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं वो क्या करते हैं, दे एमिट सम काइंड ऑफ पार्टिकल एंड चेंजेस इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो वो उनको नहीं पसंद आता उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो वो उसे चेंज कर देते हैं। ठीक है, कुछ पार्टिकल एमिट करके, जिसे हम लोग और भी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अ स्टेबल न्यूक्लियस ऑब्वियसली मेंटेन्स इट्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑल द टाइम, है ना। अगर वो स्टेबल है तो क्यों चेंज होगा, क्लियर ये बात। अब देखिए बच्चों, फॉर लाइट स्टेबल न्यूक्लियस, है ना, जो लाइट स्टेबल न्यूक्लियाइड्स होते हैं, ठीक है ना, तो उन केस में क्या होता है, द न्यूट्रॉन नंबर इज इक्वल टू द प्रोटॉन नंबर सो दैट n बाय z इज इक्वल टू 1, है ना। ये जो n और z वो दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। न्यूट्रॉन नंबर भी और प्रोटॉन नंबर भी दोनों एक दूसरे के बराबर रहते हैं। अब देखिए क्या होता है कि जैसे जैसे n बाय z बढ़ता है ना, जैसे जैसे न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन की संख्या जो है वो बढ़ती जाती है फॉर द हेवियर न्यूक्लियाइड्स एंड बिकम्स अबाउट 1.6 फॉर हेवीएस्ट स्टेबल न्यूक्लियाइड्स। तो अगर स्टेबल न्यूक्लियाइड्स की बात करें तो उनके लिए n बाय z की मैक्सिमम वैल्यू क्या पाई गई है, 1.6। तो देखिए बच्चों, ये हमारे पास एक प्लॉट है ऑफ द नोन न्यूक्लियाइड्स। ठीक है, तो यहां पर जो ग्रीन शेडिंग है ना, वो एक्चुअली हमें आइडेंटिफाई करके बता रही है द बैंड ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाइड्स। ठीक है, और जो बेज कलर है ना, ये जो बेज कलर का आपको बैंड दिखाई दे रहा है ना, यहां पर लिखा भी हुआ है, आइए देख लेते हैं। द बेज शेडिंग द रेडियो न्यूक्लियाइड्स, है ना। तो ये जो बेज कलर है वो एक्चुअली रेडियो न्यूक्लियाइड्स हमारे को बता रहे हैं। ठीक है ना, तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि बच्चों की जो बेज कलर है वो लाइट न्यूक्लियाइड्स में भी है और हेवी में भी है ना। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ऐसा नहीं कि लाइट है तो बहुत स्टेबल रहेगा, हेवी है तो बहुत स्टेबल रहेगा, उसके कुछ अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। इसके अलावा बच्चों देखिए कि जो लो मास स्टेबल न्यूक्लियाइड्स होते हैं उनके पास एक्चुअली न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन जो ज्यादा बड़े न्यूक्लियाइड्स होते हैं ना, उनके पास एक्चुअली ज्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। और ऐसा क्यों होता है वो भी हम लोग थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा बच्चों इस फिगर में अभी हम लोग देखेंगे कि देर आर नो स्टेबल न्यूक्लियाइड्स विद Z ग्रेटर देन 83। मतलब बिस्मथ के बाद जो है ना, आपको और कोई भी स्टेबल न्यूक्लियाइड नहीं मिलेगा। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हैं बच्चों कि ये प्रोटॉन नंबर Z है और ये प्रोटॉन नंबर N है और ये है N इक्वल टू Z लाइन। तो शुरुआत में ही सिर्फ हम लोग देख पा रहे हैं कि कुछ न्यूक्लियाइड्स हैं, है ना, जो इस लाइन पे फॉल कर रहे हैं और वो कैसे स्टेबल है। लेकिन उसके बाद आप देखिए, है ना, ये जो ग्रीन वाला पैच है ना, ये जो ग्रीन वाला पैच है बच्चों, वो बेसिकली हमें क्या बता रहा है कि द न्यूक्लियाई आर स्टेबल। अब देखिए ऑन दिस साइड, है ना, इस तरफ अगर हम लोग देखें तो द न्यूक्लियाई हैव टू मेनी प्रोटॉन्स टू बी स्टेबल, है ना। जितने प्रोटॉन्स इसके पास होने चाहिए थे उससे ज्यादा मात्रा में प्रोटॉन्स होने की वजह से ये जो बेज कलर वाले हैं, है ना, टू द लेफ्ट ऑफ दिस ग्रीन पैच, वो क्या है, स्टेबल है ना, सॉरी अनस्टेबल, है ना। तो जो ग्रीन वाला जो पैच है वो स्टेबल पैच है और उसके लेफ्ट साइड में हम लोग देख पा रहे हैं कि जो न्यूक्लियाई है उनके पास जितने प्रोटॉन्स होने चाहिए थे स्टेबिलिटी के लिए उससे ज्यादा प्रोटॉन्स है ना, जिस वजह से वो अनस्टेबल है। उसके अलावा बच्चों ऑन दिस साइड द न्यूक्लियाई हैव टू मेनी न्यूट्रॉन्स टू बी स्टेबल, है ना। उनके पास जितने न्यूट्रॉन्स होने चाहिए थे उससे ज्यादा मात्रा में न्यूट्रॉन्स होने की वजह से भी, है ना, क्या हो गया, वो अनस्टेबल हो गए। ठीक है, और इसके अलावा आप देख पा रहे हैं कि बिस्मथ के बाद, है ना, हम लोगों ने जैसा अभी देखा था बिस्मथ, जिसके लिए Z की वैल्यू कितनी होती है, 83 होती है ना। तो उसके लिए हम लोग देख पा रहे हैं कि Z ग्रेटर देन 83 के लिए हम लोग देख पा रहे हैं कि कोई भी ग्रीन पैच नहीं है ना। मतलब कि ऑब्वियस है कि सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे। और अनस्टेबल न्यूक्लियाइड्स क्या करते हैं, दे एक्चुअली डिके। ठीक है, तो वही देखिए यहाँ लिखा है कि दीज न्यूक्लियाइड्स आर अनस्टेबल एंड डिके विद टाइम अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन डिस्कस्ड लेटर इन दिस चैप्टर, है ना। और उन न्यूक्लियाइड्स को बच्चों कहते हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड्स। तो बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस में तीसरा पॉइंट है न्यूक्लियर रेडियस, है ना। तो अब हम लोग एक्चुअली न्यूक्लियस के रेडियस पे कमेंट करेंगे।
तो देखिए बच्चों, इतना आसान नहीं है। जिस तरीके से हम लोग एक फुटबॉल का रेडियस डिफाइन कर देते हैं, उतना आसान नहीं है न्यूक्लियस का रेडियस डिफाइन करना, है ना। और उसका रीजन क्या है? बिकॉज इट इज सो स्मॉल अ पार्टिकल दैट वी कैन नॉट डिफाइन अ शार्प बाउंड्री फॉर इट, ठीक है। और ऐसे स्मॉल पार्टिकल्स के लिए जो डिस्क्रिप्शन है, इट मस्ट बी गिवन इन द टर्म्स ऑफ वेव फंक्शंस ओनली, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेव फंक्शन बिकम्स वेरी स्मॉल एज वन मूव्स some distance away from the center of the nucleus. A rough estimate of nuclear size may be made by finding the region where the wave function has appreciable magnitude, है ना। वहीं जहां पर वेव फंक्शन का ठीक ठाक मैग्नीट्यूड होगा, हम लोग यही तो कहेंगे कि वहां तक जो है न्यूक्लियस है ना। Experiments show that the average radius capital R of a nucleus may be written as R equal to R naught a to the power 1 by 3. तो बहुत ज्यादा डेप्थ में इसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। बस हमें क्या जानना है? हमें ये जानना है कि जो एवरेज रेडियस है उसका फॉर्मूला क्या है। R इज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1 by 3, और आर नॉट जो है वो क्या है? 1.1 फर्मी, है ना। और यहाँ पर कैपिटल ए क्या है? इट इज द मास नंबर। अब बच्चों, इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर हम लोग वॉल्यूम ऑफ अ न्यूक्लियस पे कमेंट करना चाहे ना, तो वॉल्यूम को क्या ले सकते हैं? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर R की वैल्यू क्या लेंगे? आर नॉट ए टू द पावर 1 by 3। तो यहां से देखिए वॉल्यूम क्या आ जा रहा है? 4/3 पाई आर नॉट क्यूब इंटू ए, ठीक है। एज द मासेज ऑफ अ प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन आर रफली इक्वल, है ना। ऑलमोस्ट हम लोग क्या कह सकते हैं? इक्वल कह सकते हैं। लेट अस से क्यू से स्मॉल एम कह रहे हैं, तो मास ऑफ अ न्यूक्लियस कैपिटल एम वो क्या हो जाएगा? वो रफली प्रोपोर्शनल टू द मास नंबर कैपिटल ए हो जाएगा, है ना। यहाँ पर कैपिटल ए क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है ना। तो मिला करके टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जितने हैं उसको अगर हम लोग एक न्यूक्लियॉन के मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो रफली, है ना, बहुत रफली बात कर रहे हैं हम लोग, कि वो टोटल मास ऑफ द न्यूक्लियस बन जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को देखें, है ना, तो हम लोग यहां से क्या निकाल सकते हैं? मास यहां से निकल जाएगा और वॉल्यूम यहां से मिल जाएगा। तो डेंसिटी को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम, जो कि क्या आ रहा है? देखिए ए तो यहां पर कैंसिल आउट ही हो जाएगा ना। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि डेंसिटी विद इन अ न्यूक्लियस, इट इज एक्चुअली कमिंग आउट टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल ए। चलिए बच्चों, तो एक और प्रॉपर्टी ऑफ अ न्यूक्लियस के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि क्या है? न्यूक्लियर स्पिन है, ठीक है। तो द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड अ न्यूक्लियस मूव इन वेल डिफाइंड क्वांटम स्टेट्स एंड दस हैव ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो जैसे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? वो ऑर्बिट करते हैं ना, वो घूमते हैं। तो उसी तरीके से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी बैठे हुए नहीं रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर। दे ऑल्सो कीप मूविंग इन वेल डिफाइंड क्वांटम स्टेट्स एंड दस हैव ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, है ना। उनके पास एंगुलर मोमेंटम होता है बिकॉज ऑफ देयर ऑर्बिटिंग मोशन। अपार्ट फ्रॉम दिस, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑल्सो हैव इंटरनल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो जिस तरीके से अर्थ जो है सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है और उसके अलावा अपनी एक्सिस पे भी घूमता है, तो ये भी दोनों काम करते हैं ना। वो ऑर्बिट, है ना, ऑर्बिट भी करते हैं और उसके अलावा जो है वो अपने एक्सिस के अबाउट भी घूमते हैं, जिस वजह से उनके पास इंटरनल स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी आता है। द स्पिन क्वांटम नंबर ms is +12 or -12. The total angular momentum of the nucleus is the resultant of all the spin and orbital angular momenta of the individual nucleons, ठीक है। तो अगर टोटल एंगुलर मोमेंटम न्यूक्लियस की बात करें तो वो क्या होगा? रिजल्टेंट होगा किसका? स्पिन एज वेल एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इंडिविजुअल न्यूक्लियस, है ना। सबके मोमेंटम को हम लोग क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, चाहे वो स्पिन हो चाहे वो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो। दिस टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड द न्यूक्लियर स्पिन ऑफ दैट न्यूक्लियस, ठीक है। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में, है ना। तो व्हेन न्यूक्लियॉन्स आर केप्ट एट अ सेपरेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ अ फेम्टोमीटर, मतलब इतना पास रखते हैं, तब क्या होता है? अ न्यू काइंड ऑफ फोर्स कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स स्टार्ट्स एक्टिंग, ठीक है। तो ये फोर्स बच्चों हम लोगों के लिए अभी क्या है? बहुत नया है ना। हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखा, ग्रेविटेशन फोर्स देखा, बहुत टाइप के फोर्स देखे, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स हम लोग अब देखने वाले हैं, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स इज मच स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, लेकिन कब? इफ द सेपरेशन बिटवीन द इंटरैक्टिंग न्यूक्लियॉन्स इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 फेम्टोमीटर, ठीक है। तो इस डिस्टेंस तक के लिए ना, इस सेपरेशन तक के लिए ये जो है ये काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस आर बेसिकली अट्रैक्टिव एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द न्यूक्लियॉन्स बाउंड इन अ न्यूक्लियस, है ना। वरना आप सोचिए कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स है ना, तो ये तो एक दूसरे को रिपेल करने चाहिए सिर्फ,
अगर कूलम्बिक इंटरेक्शन देखें, है ना, तो उस हिसाब से तो ये रिपेल करने चाहिए। तो इस रिपल्शन को डोमिनेट करने के लिए कोई ना कोई तो अट्रैक्टिव फोर्स चाहिए था ना, तो वही है ये न्यूक्लियर फोर्स। द प्रोटॉन्स एक्सर्ट रिपल्सिव कूलम्ब फोर्सेस ऑन ईच अदर। द न्यूट्रॉन्स टेक नो पार्ट इन इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन एज दे आर चार्जलेस पार्टिकल, है ना। न्यूट्रॉन्स जो है वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक दूसरे पर नहीं लगा सकते हैं ना, कोई भी इलेक्ट्रिक इंटरेक्शन नहीं हो सकता उनका। तो हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो न्यूट्रॉन्स हैं और जो प्रोटॉन्स हैं, तो इनके बीच में आपस में और कौन सा फोर्स लगता है, वो है न्यूक्लियर फोर्स, है ना। द न्यूक्लियर फोर्सेज ऑपरेट बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, एज वेल एज बिटवीन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, है ना। तो हर न्यूक्लियॉन के बीच में ये फोर्स लगता है ना। लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कूलम्बिक फोर्स है वो सिर्फ किसके बीच में लगता है न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में। The overall effect of this attractive nuclear force is much stronger than that of the repulsive Coulomb forces between the protons, और इसी वजह से जो है न्यूक्लियस जो है वो बाउंड रहता है। तो चलिए बच्चों, न्यूक्लियर फोर्सेस की कुछ प्रॉपर्टीज को भी देखते हैं। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि न्यूक्लियर फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज, है ना। जैसा कि हम लोगों ने देखा भी था कि वो फेम्टोमीटर टाइप के डिस्टेंसेस में ही इफेक्टिव है ना। They are most effective only up to a distance of the order of a femtometer या फिर कम। The nuclear force between two nucleons decreases rapidly as the separation between them increases and becomes negligible at separations more than say 10 फर्मी, है ना। तो लगभग 10 फर्मी के बाद तो आप भूल ही जाइए कि न्यूक्लियर फोर्स एक्ट भी करेगा, ठीक है। द रेंज अप टू विच द न्यूक्लियर फोर्सेज इज इफेक्टिव इज कॉल्ड न्यूक्लियर रेंज, ठीक है। तो वो इलाका जहां तक न्यूक्लियर फोर्सेज आप समझिए कि वो इफेक्टिव है, उनको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर रेंज कहते हैं। इसके अलावा बच्चों, जब न्यूक्लियर फोर्सेस है ना जहां तक इफेक्टिव है वहां तक तो ये बहुत स्ट्रांग है ना। न्यूक्लियर फोर्सेस आर ऑन एन एवरेज मच स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, और वो भी कितने टाइम्स, लगभग 50 से 60 टाइम्स स्ट्रॉन्गर इन द न्यूक्लियर रेंज, ठीक है। अगली चीज, अगली प्रॉपर्टी क्या है, न्यूक्लियर फोर्सेस आर इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। हम लोगों ने देखा था ना कि प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, इन पर भी ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस है वो एक्ट करते हैं। तो अनलाइक कूलम्ब फोर्स, है ना, ये इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज होते हैं। द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स इज द सेम एज दैट बिटवीन टू न्यूट्रॉन्स और बिटवीन अ प्रोटॉन एंड अ न्यूट्रॉन। रिमेंबर द कूलम्ब फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स एक्ट अकॉर्डिंग टू द वेल डिफाइंड कूलम्स लॉ ओवर एंड अबव द न्यूक्लियर फोर्स, है ना। कूलम्स लॉ तो खैर वैलिड रहेगा ही। द न्यूक्लियर फोर्स इटसेल्फ इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। इसके अलावा जो हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ा है, तो ये जो फोर्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं, सेंट्रल फोर्स होते हैं ना। हम लोगों ने देखा था कूलम्ब इंटरैक्शन, वो भी कैसा है, सेंट्रल फोर्स है, मतलब दो पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग ही वो फोर्स एक्ट करता है। लेकिन बच्चों इस केस में ऐसा नहीं है ना। न्यूक्लियर फोर्सेस जो है वो सेंट्रल फोर्स नहीं होते। द फोर्स बिटवीन अ पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज नॉट सोलली डिटरमिन्ड बाय द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द न्यूक्लियर फोर्स डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द स्पिन्स ऑफ द न्यूक्लियॉन्स, है ना। तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स है ये किस पे डिपेंड करता है, तो स्पिन ऑफ द न्यूक्लियॉन्स पे डिपेंड करता है, मतलब एंगुलर मोमेंटम पे डिपेंड करता है। द फोर्स इज स्ट्रॉन्गर इफ द स्पिन्स ऑफ द न्यूक्लियॉन्स आर पैरेलल, है ना। मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग होगा कब, जब स्पिन जो है वो कैसा होगा, पैरेलल होगा, मतलब कि बोथ न्यूक्लियॉन्स हैव ms प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ, है ना। दोनों का ही प्लस हाफ रहे तो भी स्ट्रॉन्ग रहेगा, दोनों का ही माइनस हाफ रहे तो भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। लेकिन दिक्कत कब आ जाती है या वीक कब हो जाता है, इफ द स्पिन्स आर एंटी पैरेलल, है ना। मतलब कि एक का प्लस हाफ हो और दूसरे का माइनस हाफ अगर स्पिन हो। स्पिन में बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, जितना यहाँ पर बताया जा रहा है ना वही हमारे लिए मोर देन एनफ है ना। तो बस हमें ये ध्यान रखना है कि अगर स्पिन सेम रहेगा तो फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्गर रहेगा, अगर स्पिन एंटी पैरेलल रहा तब फोर्स कैसा रहेगा, वीकर रहेगा, ठीक है। Many of the nuclear properties may be understood on the basis of these qualitative properties of nuclear forces. तो बच्चों एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हम लोग यहाँ देख सकते हैं, वो क्या है कि बिकॉज ऑफ शॉर्ट रेंज नेचर ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, है ना। हम लोग जानते हैं कि जो न्यूक्लियर फोर्स है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि वो शॉर्ट रेंज होता है ना। ईच न्यूक्लियन इन अ न्यूक्लियस इंटरैक्ट्स ओनली विद अ स्मॉल नंबर ऑफ नेबरिंग न्यूक्लियॉन्स, है ना। तो कोई न्यूक्लियन अगर आप ले लें तो वो अपने आसपास के ही न्यूक्लियन से क्या करता है, न्यूक्लियर फोर्स के थ्रू इंटरैक्ट करता है ना। तो वही यहाँ लिखा है कि विद अ स्मॉल नंबर ऑफ नेबरिंग न्यूक्लियॉन्स थ्रू द न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है।
दिस एक्सप्लेन्स व्हाई द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियॉन्स इज रफली द सेम इन ऑल द न्यूक्लियाई। ये चीज तो हम लोगों ने देखी थी कि वो कैपिटल ए पे डिपेंड नहीं करता है ना, तो उसका रीजन अब हमें समझ में आ रहा है, ठीक है ना। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाई एटम्स आर रेडियो एक्टिव, है ना। हम लोगों ने एक ग्राफ देखा था, उसमें ये पाया था कि बहुत सारे जो न्यूक्लियस है ना, वो रेडियो एक्टिव होते हैं। तो आखिर क्या वजह होती है कि वो न्यूक्लियस और इस वजह से वो एटम जो है वो रेडियो एक्टिव कहलाते हैं। तो देखिए बच्चों, बिकॉज ऑफ द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ईच क्वांटम स्टेट कैन कंटेन एट द मोस्ट 2 प्रोटॉन्स विथ ऑपोजिट स्पिन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स अगेन विथ ऑपोजिट स्पिन्स, ठीक है। दस न्यूक्लियर फोर्सेस फेवर पेयरिंग ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स टुगेदर। तो हमें ये समझ में आ रहा है, एक आइडिया लग रहा है ना, बहुत डिटेल में नहीं समझना है बच्चों, बस एक आइडिया लेना है कि न्यूक्लियर फोर्सेस क्या चाहते हैं। दे फेवर पेयरिंग ऑफ 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स टुगेदर, है ना। प्रोटॉन प्रोटॉन का स्पिन क्या होना चाहिए, ऑपोजिट। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का भी स्पिन क्या होना चाहिए, ऑपोजिट। अब देखते हैं कि क्या होता है इन लाइट न्यूक्लियाई। In light nuclei, the nuclear forces between the nucleons are much dominant over the Coulomb repulsion, है ना। हम लोगों ने देख रखा है कि न्यूक्लियर रेंज में तो, है ना, हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो कूलम्बिक रिपल्शन है वो कम डोमिनेटिंग होगा एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फोर्स, है ना। हेंस द न्यूट्रॉन नंबर n एंड द प्रोटॉन नंबर z टेंड टू बी इक्वल इन लाइट न्यूक्लियाई, है ना। हम लोगों ने देखा भी था कि n इक्वल टू z वाली लाइन के काफी करीब होते हैं लाइट न्यूक्लियाई के केस में। तो ये देखिए डायग्राम बच्चों, न्यूक्लियॉन्स क्लोज टुगेदर होते हैं ना। अगर हम लोग लाइट न्यूक्लियाई की बात करें तो इसमें क्या होते हैं, सारे के सारे न्यूक्लियॉन्स जो है काफी पास पास होते हैं, जिस वजह से बहुत आराम से, है ना, ये बंध के रहते हैं, है ना, बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन बच्चों अब देखेंगे हम लोग कि हेवियर न्यूक्लियस में आखिर दिक्कत क्या आती है ना, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि बिस्मथ के बाद तो कोई और, है ना, कोई और न्यूक्लियस तो वो स्टेबल था ही नहीं। तो इन अ हेवियर न्यूक्लियस द रेडियस इज लार्ज एंड फॉर मेनी न्यूक्लियॉन पेयर्स the interaction through nuclear force is not effective। देखिए बच्चों, इस डायग्राम के थ्रू हम लोग बड़े आराम से देख सकते हैं कि अगर आप एक्सट्रीम, है ना, दूर दूर के यहाँ पर न्यूक्लियॉन्स को देखिए, जैसे इसे देखिए, है ना, और इसे देखिए, तो इनमें क्या कुछ खास इंटरेक्शन आपको फील हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूक्लियर फोर्स है वो काफी वीक हो जाएगा ना अगर बड़े न्यूक्लियस की बात हम लोग करेंगे तो। लेकिन बच्चों कूलम फोर्स तो कैसा फोर्स होता है, लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, एंड इवन द डायमेट्रिकली ऑपोजिट प्रोटॉन्स रिपेल ईच अदर, तो वो तो रिपेल करेंगे ही करेंगे। तो इस वजह से बच्चों कूलम रिपल्शन जो है वो क्या हो जाता है, ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है फॉर न्यूक्लियाई ऑफ लार्जर मास नंबर ए, है ना। अब स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए कुछ तो ये जो न्यूक्लियस हैं वो करेंगे, है ना। तो वो क्या करते हैं, स्टेबिलिटी इज अचीव्ड बाय हैविंग मोर न्यूट्रॉन्स, है ना। इसीलिए हम लोगों ने देखा था बच्चों ग्राफ में, आइए मैं आपको फिर से दिखाता हूं। तो देखिए बच्चों, इस ग्राफ में हम लोगों ने देखा था ना कि स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए न्यूट्रॉन नंबर n की तरफ ये इंक्लाइंड होने लगता है ना, ये कोशिश करता है n इक्वल टू z लाइन के इस तरफ आने की टुवर्ड्स द न्यूट्रॉन नंबर n, ताकि ये स्टेबिलिटी को क्या कर सके, अचीव कर सके, ठीक है। तो वही देखते हैं बच्चों कि क्या फायदा होता है न्यूट्रॉन्स के आ जाने से। स्टेबिलिटी इज अचीव्ड बाय हैविंग मोर न्यूट्रॉन्स देन प्रोटॉन्स बिकॉज न्यूट्रॉन्स डू नॉट टेक पार्ट इन कूलम्ब इंटरेक्शन, है ना। न्यूट्रॉन्स के आ जाने से क्या होता है कि अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। ये जो रिपल्सिव फोर्स है ना, उसमें तो न्यूट्रॉन टेक पार्ट नहीं करता है, तो कम से कम न्यूट्रॉन के आने से थोड़ा तो बेनिफिट होगा ही ना। तो वही वजह है कि यहाँ पर क्या होता है कि n/z जो है वो इंक्रीज करता है विथ a, है ना, फॉर स्टेबल न्यूक्लियाइड्स। लेकिन फिर भी अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ठीक है, जब सॉल्यूशन है ही तो फिर दिक्कत क्या है, फिर काय को वो रेडियो एक्टिव होते हैं। However, one should not expect greater stability with too many neutrons, है ना। अति सर्वत्र वर्जयेत, है ना। किसी भी चीज की एक्सेस जो है, अति जो है वो गड़बड़ कर देती है। तो वही यहाँ लिखा है कि too many neutrons होने से भी दिक्कत है, because then many of these neutrons will not have pairing with protons, है ना। हम लोगों ने एक हल्का सा आइडिया लिया था पेयरिंग को लेकर के ना, तो पेयरिंग भी तो एक फैक्टर है ना, जो बिगड़ने लगती है। तो जिस वजह से क्या होता है, दिस विल इंक्रीज द एनर्जी एंड हेंस डिक्रीज द स्टेबिलिटी। एनर्जी बढ़ेगी सिस्टम की, तो स्टेबिलिटी ऑब्वियस है कि कम होगी। अ वेरी लार्ज न्यूक्लियस कैन नॉट बी स्टेबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ n/z, फिर जो है मदद नहीं मिल पाती नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बढ़ने से, है ना। इस वजह से हम लोगों ने क्या देखा कि द हेवीएस्ट स्टेबल न्यूक्लियाइड इज बिस्मथ 20983। चलिए बच्चों, तो एक आसान सा सवाल देखते हैं। सवाल है, लेट FPP, FPN एंड FNN denote the magnitudes of the nuclear force by a proton on a proton, by a proton on a neutron, and by a neutron on a neutron respectively.
व्हेन द सेपरेशन इज 1 फर्मी, तो हमें बताना है कि क्या कंपैरिजन होगा ना। तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि अगर सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स की बात करें तो प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, इन तीनों पे क्या ही लगेगा, इन तीनों केसेस में सेम रहेगा। अगर सेपरेशन कैसा हो, 1 फर्मी हो, तो बड़े आराम से हम लोग कह सकते हैं कि सही ऑप्शन कौन सा होगा, सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बच्चों, तो इसी से मिलता जुलता एक और सवाल देखते हैं। लेट एफ पी पी, एफ पी एन एंड एफ एन एन डिनोट द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द, इस बार क्या दिया है बच्चों, नेट फोर्स दिया है बाय अ प्रोटॉन ऑन अ प्रोटॉन, बाय अ प्रोटॉन ऑन अ न्यूट्रॉन एंड बाय अ न्यूट्रॉन ऑन अ न्यूट्रॉन रेस्पेक्टिवली। अब हमें ग्रेविटेशनल फोर्स को नेग्लेक्ट करना है। व्हेन द सेपरेशन इज 1 फर्मी, तो हमें कंपैरिजन करना है। तो देखिए बच्चों, इस बार हम लोग कैसे कंपेयर कर सकते हैं। अगर मैं सबसे पहले प्रोटॉन प्रोटॉन की बात करूं, ठीक है, तो इस केस में बच्चों प्रोटॉन और प्रोटॉन के बारे में अगर हम लोग देखें तो प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करेंगे ही, लेकिन साथ में रिपेल भी करेंगे, जिस वजह से क्या होगा, हम लोग समझ पा रहे हैं कि इस पर नेट फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव तो लगेगा ही, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेटिंग है, पर थोड़ा कम होगा एज कंपेयर टू द फोर्स जो कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लग रहा है या फिर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लग रहा है। क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और या फिर न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन, इन कॉम्बिनेशंस में क्या हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं है। लेकिन अगर प्रोटॉन प्रोटॉन के केस में बात करें तो एक रिपल्सिव फोर्स भी है जो ओवरऑल नेट फोर्स को क्या कर दे रहा है, थोड़ा सा कम कर दे रहा है। तो इसीलिए बच्चों हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, एफ पी पी जो है वो क्या होगा, सबसे कम होगा, है ना, और एफ पी एन और एफ एन एन क्या होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। तो हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बच्चों, तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी, है ना। बाइंडिंग एनर्जी बच्चों हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है ना। सो वी ऑलरेडी नो अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। याद आ रहा है, इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ हाइड्रोजन एटम, दैट इज अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन, यही दोनों चीज तो होती है हाइड्रोजन एटम में, आर ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू फॉर्म द एटम, तो हम लोग जानते हैं कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक है ना। Thus, the binding energy of a hydrogen atom in ground state is 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर हम लोगों ने देखा था कि अगर वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे हो तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी होती थी, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड सो ऑन, है ना। ऑल्सो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी must be supplied to the hydrogen atom in ground state to separate the constituents to large distances, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा था कि हाइड्रोजन के केस में आयोनाइजेशन एनर्जी के भी बराबर आ रही थी, क्योंकि इसके पास क्या था, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन था। तो अगर आप उसे आयोनाइज कर दे रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे रहे हैं, इनफाइनाइटली दूर ले जा रहे हैं। तो बच्चों इसी तरीके से द न्यूक्लियॉन्स आर बाउंड टुगेदर इन अ न्यूक्लियस एंड एनर्जी मस्ट बी सप्लाइड टू द न्यूक्लियस टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स टू लार्ज डिस्टेंसेस, है ना। तो हम लोग देखते हैं ना कि जो न्यूक्लियॉन्स है वो क्या होते हैं, अट्रैक्टेड होते हैं एक दूसरे की तरफ, न्यूक्लियर फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है। तो इस वजह से जो है वो जब चिपक के रहते हैं इस तरीके से, तो उन्हें तोड़ने के लिए क्या चाहिए, काफी एफर्ट लगता है ना। द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू डू दिस इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, है ना। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रिक्टली न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, है ना। इफ द न्यूक्लियॉन्स आर इनिशियली वेल सेपरेटेड एंड आर ब्रॉट टू फॉर्म द न्यूक्लियस, दिस मच एनर्जी इज रिलीज्ड, है ना। इसको लिखने का एक और तरीका हो जाएगा कि अगर आपके पास एक बना बनाया न्यूक्लियस है ना, तो उसको तोड़ना है तो इतनी एनर्जी दीजिए, है ना। और अगर न्यूक्लियॉन्स जो है वो वेल सेपरेटेड है और अगर आप उसको क्या करिए, उसको न्यूक्लियस में कन्वर्ट कर दीजिए ना, उनको साथ में मिला करके, तो इतनी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो उसी को रिप्रेजेंट करता हुआ देखिए ये प्यारा सा डायग्राम है ना। तो वर्क इज रिक्वायर्ड टू पुल अ न्यूक्लियन फ्रॉम एन एटॉमिक न्यूक्लियस, दिस वर्क गोज इनटू मास एनर्जी, ठीक है। इसके अलावा बच्चों ये डायग्राम भी आपको काफी क्लैरिटी देगा ना कि अगर न्यूक्लियस है उसमें जब ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है तो ये अट्रैक्टेड है एक दूसरे की तरफ, है ना। तो कुछ एनर्जी हमें देनी पड़ेगी ताकि ये टूट जाए। और ऑब्वियस है कि अगर अब ये फ्री न्यूक्लियॉन्स बन गए ना, ये अगर फ्री न्यूक्लियॉन्स हो गए, अब ये बाउंड तो रहे नहीं, नाउ दे आर फ्री, तो अब ऑब्वियस है कि इनकी एनर्जी क्या होगी, न्यूक्लियस की एनर्जी से क्या होगी, ज्यादा होगी। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ये थे, उसके अलावा और एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ी, तब मिल करके ये बने, तो ऑब्वियस है ना इनके पास एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। और जो दूसरा डायग्राम है उसमें हम लोग क्या देख पा रहे हैं, इसका रिवर्स प्रोसेस है ना। अगर फ्री न्यूक्लियॉन्स हैं तो हम लोग क्या करेंगे, अगर उन्हें न्यूक्लियस में कन्वर्ट करेंगे, है ना, तो कुछ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, ठीक है।
तो इस वजह से बच्चों हम लोग ये कह सकते हैं कि द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस इज स्मॉलर देन द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स। अभी अभी हम लोगों ने देखा ना इन फ्री स्टेट, है ना, तो हम लोग देख पा रहे थे कि जब वो न्यूक्लियॉन्स फ्री स्टेट में है तो उनकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है। तो इसी वजह से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि रेस्ट मास एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस क्या होगा, कम होगा, है ना, एज कंपेयर टू रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स इन फ्री स्टेट, है ना। द डिफरेंस ऑफ टू एनर्जीज इन इज द बाइंडिंग एनर्जी, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। द डिफरेंस ऑफ द टू एनर्जीज इज द बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ अ फ्री प्रोटॉन वो कितना हो जाएगा, हम लोग जानते हैं एम पी इंटू सी स्क्वायर, और इसी तरीके से न्यूट्रॉन का क्या होगा, एम एन इंटू सी स्क्वायर। इफ द न्यूक्लियस हैज अ मास कैपिटल एम, तो उसकी रेस्ट मास एनर्जी कितनी होगी, एम सी स्क्वायर। तीनों चीजें हमारी क्लियर है ना, एम पी सी स्क्वायर, एम एन सी स्क्वायर और एम सी स्क्वायर। अब देखिए अगर उसके पास जेड प्रोटॉन्स है और एन न्यूट्रॉन्स है, तो रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इट्स न्यूक्लियॉन्स इन फ्री स्टेट वो कितना हो जाएगा। तो देखिए अगर Z प्रोटॉन है और N न्यूट्रॉन है फ्री स्टेट में, तो उनकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, Z टाइम्स एम पी सी स्क्वायर प्लस N टाइम्स एम एन सी स्क्वायर। क्लियर नहीं बात। अब हम लोग समझ पा रहे हैं कि बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस की कितनी होगी, वो होगी B इक्वल टू Z टाइम्स एम पी प्लस N एम एन माइनस एम इंटू सी स्क्वायर। तो ये क्या है, उन इन फ्री न्यूक्लियॉन्स का मास उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए, माइनस क्या कर दिए एम इंटू सी स्क्वायर। ये एम क्या है, उस न्यूक्लियस का मास है ना। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों के रेस्ट मास एनर्जी को अगर घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगा। तो इसी बात को देखिए, ये जो डायग्राम है ये कितने प्यारे तरीके से हमें बता रहा है ना। ये डायग्राम हमें क्या बताना चाह रहा है कि हीलियम के पास क्या है, हीलियम के पास 4 न्यूक्लियॉन्स है ना, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ये हीलियम के न्यूक्लियस की बात हो रही है ना। तो इन न्यूक्लियॉन्स को अगर आप वजन करेंगे तो जब ये कंबाइंड स्टेट में है ना, तो इनका वजन क्या आएगा, कम आएगा। और वही अगर चारों को आप फ्री न्यूक्लियॉन्स को वजन करेंगे तो क्या आएगा, उनका वजन ज्यादा आएगा, है ना। बस एक ये आपको समझाने के लिए डायग्राम है, ठीक है। तो बच्चों आई एम प्रिटी कॉन्फिडेंट कि आपको ये बड़ा अजीब गरीब लग रहा होगा ना, क्योंकि ऐसा डायग्राम तो हम लोग जो क्लासिकल फिजिक्स पढ़ते थे उसमें तो नहीं आता था, है ना। अगर 4 मान लीजिए मार्बल हैं, उनको आप चिपका करके रखेंगे या चारों को इस तरीके से दूर दूर रखेंगे तो भी वजन तो उनका सेम आता था। तो यही बात बच्चों हमारे को समझाती है कि जो क्वांटम फिजिक्स है और जो क्लासिकल फिजिक्स है उसमें बहुत फर्क है ना। तो दोनों को अलग अलग तरीके से डील करेंगे, उन दोनों को मिक्स नहीं करेंगे, एक के लॉज दूसरे में अप्लाई नहीं होंगे। तो और चीज देखिए बच्चों, जो ऊपर हम लोगों ने इक्वेशन यूज करी थी है ना बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए, उसको एक और तरीके से यूज करा जा सकता है। एक्चुअली सवाल में ना आपको क्या दिया रहता है, सवाल में डेटा कुछ इस तरीके से दिया रहता है कि मास ऑफ हाइड्रोजन एटम दे दिया रहेगा, है ना। वो आपको क्या बोलेगा कि प्रोटॉन का मास नहीं देगा, वो आपको क्या देगा, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। और उसके अलावा आपको क्या दे देगा, उसके अलावा देखिए आपको ये भी दे देगा कि मास ऑफ एटम क्या है ना। वो मास ऑफ न्यूक्लियस नहीं देगा, वो मास ऑफ क्या देगा, एटम देगा। तो हम लोग भी चालाक है ना, हम लोग भी समझ जाएंगे कि क्या करना है। तो देखिए हम लोग बाइंडिंग एनर्जी कैसे लिखेंगे, फ्री न्यूक्लियॉन्स है ना, फ्री न्यूक्लियॉन्स की एनर्जी हमें चाहिए थी, राइट। उसमें से क्या घटा देंगे, उस न्यूक्लियस की एनर्जी, राइट, और उसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहां पर हम लोग जो है प्रोटॉन के बदले क्या यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम का यूज कर रहे हैं ना, H11 ये यूज कर रहे हैं, प्रोटियम यूज कर रहे हैं। तो अब देखिए अगर हाइड्रोजन एटम का यूज कर रहे हैं ना, यहां पर मैं इसे मेंशन करवा देता हूं, ये क्या है, बेसिकली हाइड्रोजन एटम है। तो उसके पास क्या क्या होगा, इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि उसके पास जो है एक प्रोटॉन होगा प्लस एक इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मास भी एक्स्ट्रा आ गया ना, जो हमें नहीं चाहिए था। और कितने इलेक्ट्रॉन आ गए ऐसे, Z इलेक्ट्रॉन आ गए, क्योंकि बाहर Z भी है। तो अब देखिए कोई बात नहीं, Z इलेक्ट्रॉन का भी मास आ गया। चलिए थोड़ी देर रखते हैं ऐसे, ये वाला तो क्लियर है, ये तो न्यूट्रॉन है, ये तो आना भी चाहिए था। अब देखिए अगर हम लोग इसमें से क्या घटा रहे हैं, मास ऑफ ये जो है ये क्या है, ये एटम है ना, अगेन वो एटम है। उस एटम के न्यूक्लियस का मास हमें चाहिए था, लेकिन हमको क्या मिल गया, पूरा का पूरा एटम मिल गया। तो न्यूक्लियस के अलावा फ्री ऑफ कॉस्ट और क्या आ गए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब देखिए यहाँ पर अगर Z है ना, Z प्रोटॉन्स है तो Z इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। आप बात समझ रहे हैं, यहाँ पर Z प्रोटॉन्स है ना तो Z इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे उसके पास। तो यहाँ पर भी तो Z इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और इधर भी तो Z टाइम्स 1 इलेक्ट्रॉन मतलब Z इलेक्ट्रॉन्स थे। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो जा रहा है, ऑटोमेटिकली जो Z इलेक्ट्रॉन्स आए वो सब्ट्रैक्ट होकर के चले भी गए। तो हमें आराम से फिर से वही चीज मिल गई ना, अगर इलेक्ट्रॉन को घटा दें तो फिर से वो तो न्यूक्लियस ही बन जाएगा ना, ठीक है।
तो इसीलिए बच्चों बाइंडिंग एनर्जी को निकालने के लिए ना ये वाला तरीका भी यूज करना बहुत आसान है, ठीक है। तो यहाँ पर बस आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो मास ऑफ H11 लिखा है ये क्या है, हाइड्रोजन एटम का मास है, और मास ऑफ XZ+NZ लिखा है ये मास ऑफ एन एटम विथ Z प्रोटॉन्स एंड N न्यूट्रॉन्स है। और ऑब्वियसली इसके पास और क्या है, Z इलेक्ट्रॉन्स भी है ना। तो इसके पास Z इलेक्ट्रॉन्स है, पर हम लोगों ने Z टाइम्स हाइड्रोजन एटम कर दिया, तो ये जो Z इलेक्ट्रॉन्स थे वो कैंसिल आउट हो गए। क्लियर है ये बात? चलिए बच्चों, तो अब समय आ गया है कि हम लोग बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर ना एक सवाल देखें ना। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। और डेटा क्या दे रखा है, देखिए मैंने कहा था ना कि सवाल वाले जो है वो आपको हाइड्रोजन एटम का मास दे दिया करेंगे, देखिए दे दिया ना उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने हीलियम एटम का मास दिया है, अरे हमें चाहिए था न्यूक्लियस का मास, उन्होंने क्या दे दिया, एटम का मास। कोई बात नहीं, अब तो हम लोगों ने पढ़ रखा है ना कैसे सॉल्व करना है ऐसे सवालों को। इसके अलावा बच्चों एक और चीज नोटिस करिए कि 1U की वैल्यू हमें क्या लेनी है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर। मतलब 1U इंटू सी स्क्वायर की वैल्यू क्या लेनी है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके अलावा बच्चों मैं आपको यह भी जानकारी दे दूं कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है। अल्फा पार्टिकल इज एक्चुअली द न्यूक्लियस, किसका न्यूक्लियस होता है, द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम होता है। और इसके पास क्या क्या होते हैं, इसके पास होते हैं 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। तो देखिए बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी विल बी इक्वल टू मास ऑफ फ्री न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर, है ना। तो यहां मैं लिख देता हूं मास ऑफ फ्री न्यूक्लियॉन्स, है ना, माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, है ना, मल्टीप्लाइड बाय सी स्क्वायर। ये करना है हमें, और इसको हासिल करने का क्या तरीका है, आइए सोचते हैं। हम लोग बच्चों सिंपली क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम का यूज करेंगे, है ना। तो हमें ये पता है कि 2 प्रोटॉन चाहिए, तो 2 टाइम्स हम लोग क्या कर देंगे, 1.007825 U, है ना। उसमें क्या ऐड करेंगे, प्लस 2 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब 1.008665 U, ठीक है। और उसमें से क्या घटा देंगे, उसमें से घटा देंगे हम लोग मास ऑफ हीलियम एटम, है ना। तो ये हो जाएगा 4.00260 U, ठीक है। और इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सी स्क्वायर से। क्लियर है ये बात? तो देखिए यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑटोमेटिकली, है ना, यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑटोमेटिकली जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैंसिल आउट हो रहे हैं, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कहां पर आ गए, वो यहां पर आ गए। और यहां पर भी हम लोग देख पा रहे हैं कि हीलियम एटम के पास भी क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग देख पा रहे हैं कि बड़े आराम से कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज यहां पर देखिए कि U को कॉमन लेकर के हम लोग U इंटू सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये सिंपली क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ 1.007825 प्लस ट्वाइस ऑफ 1.008665, और इसमें से क्या घटा देंगे, -4.00260, है ना। और हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये एक्चुअली इसके आगे और क्या आएगा, UC स्क्वायर आएगा, है ना। तो यहां पर मैं लिख दूंगा UC स्क्वायर, है ना। और जैसा कि हमें सवाल में दे रखा है UC स्क्वायर की वैल्यू कितनी लेनी है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अंदर वाले टर्म को पहले कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। तो देखिए बच्चों, अंदर वाले टर्म को मैंने कैलकुलेट किया तो वो आया 0.03038, है ना। तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 28.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो बाइंडिंग एनर्जी हमारी कितनी आ गई, 28.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यही क्या है, हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर है ये बात? चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हमारे को थोड़ा अलर्ट होने की जरूरत है बच्चों, ये जानने के लिए कि बाइंडिंग एनर्जी इज नॉट एन एनर्जी दैट रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस, है ना। ऐसा नहीं कि वो न्यूक्लियस के अंदर छिपी हुई एनर्जी है ना। Rather, it is a difference of mass energy between a nucleus and its individual nucleons, जैसा अभी हम लोगों ने कैलकुलेशन में भी देखा। If we were able to separate a nucleus into its nucleons, we would have to transfer a total energy equal to
डेल्टा ई बाइंडिंग एनर्जी टू दोज पार्टिकल्स ड्यूरिंग द सेपरेटिंग प्रोसेस, है ना. ऑल्दो वी कैन नॉट एक्चुअली टीयर अपार्ट अ न्यूक्लियस इन दिस वे ना, इतना आसान थोड़ी होता है ये सब करना जितना हम लोग थेरेटिकली बोल देते हैं ना. द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इज स्टिल अ कन्वीनियंट मेजर ऑफ हाउ वेल a nucleus is held together, in the sense that it measures how difficult the nucleus would be to take apart. तो एक तरीके से बच्चों ये जो मॉडल है ये हमें आइडिया देता है कि कितना मुश्किल है एक न्यूक्लियस को तोड़ना, है ना. तो ऑल्दो हम लोग ये कर तो नहीं सकते हैं ना, वी कैन नॉट एक्चुअली टीयर अपार्ट अ न्यूक्लियस इन दिस वे, है ना, इस तरीके से नहीं तोड़ते हैं, पर बस समझने का एक तरीका है. ठीक है. इसके अलावा बच्चों एक और नई चीज अभी हम लोग देखेंगे, वो क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मान लीजिए कोई क्रिकेटर है ना, कोई क्रिकेटर है, बैट्समैन है, और वो बहुत टाइम से क्रिकेट खेल रहा है ना, मान लीजिए उसने 200 मैचेस खेल रखे हैं, तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि उसके रन काफ़ी ज़्यादा हो चुके होंगे. लेकिन मान लीजिए कोई ऐसा बैट्समैन आया है हाल फिलहाल में जिसने बस 50 मैचेस खेले हैं ना, 50 मैचेस खेले हैं, लेकिन वो काफ़ी अच्छा प्लेयर है. तो आप टोटल नंबर ऑफ रन से एक दूसरे को कंपेयर नहीं कर सकते ना, क्योंकि जो ज़्यादा मैचेस खेला उसके रन ऑब्वियसली ज़्यादा होंगे, है ना. उसने 200 मैचेस खेले तो रन ज़्यादा होंगे. तो आप कैसे कंपेयर करेंगे इन दोनों बैट्समैन को. तो आप बोलते हैं कि मैं एवरेज निकालता हूँ ना, कि एक मैच में वो कितना रन बनाता है और एक मैच में ये कितना रन बनाता है ना, ऑन एन एवरेज फिर हम लोग कंपेरिजन करते हैं. तो इसी तरीके से बाइंडिंग एनर्जी जो है ना, ये मेजर करने का जो है बाइंडिंग एनर्जी इनफैक्ट पर न्यूक्लियन, ये हमें आइडिया देता है ना. ओवरऑल जो बाइंडिंग एनर्जी है उससे हम लोग ये कमेंट नहीं कर सकते हैं कि कौन सा न्यूक्लियस कितना स्टेबल है, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से, है ना, वो एवरेज वाली चीज आ जाती है. तो इसीलिए लिखा है अ बेटर मेजर इज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, है ना. डेल्टा ई बी ई एन, मतलब डेल्टा ई मतलब ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, विच इज द रेशियो ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा ई बी ऑफ अ न्यूक्लियस टू द नंबर ए ऑफ न्यूक्लियंस इन दैट न्यूक्लियस, है ना. ए यहाँ पर क्या है, ए जो है यहाँ पर मास नंबर है ना, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस. तो डेल्टा ई बी ई एन मतलब कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, वो क्या हो जाएगा, टोटल बाइंडिंग एनर्जी अपॉन मास नंबर. ठीक है. तो ये कहलाता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. ऑलराइट. इसके अलावा बच्चों जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अभी कि वी कैन थिंक ऑफ द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एज द एवरेज एनर्जी नीडेड टू सेपरेट अ न्यूक्लियस इनटू इट्स इंडिविजुअल न्यूक्लियंस, है ना. अब जो जितना स्टेबल होगा वो उतना ही कम टूटना चाहेगा, तो उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तोड़ने के लिए, राइट. तो अ ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मीन्स अ मोर टाइटली बाउंड न्यूक्लियस. क्लियर है ये बात. तो ये बच्चों हमारे पास एक ग्राफ है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, और यहाँ पर एक्स एक्सिस पे क्या है, मास नंबर कैपिटल ए. ठीक है. तो देखिए यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन का ये आइसोटोप है ना, तो हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है यहाँ पर, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, वो बहुत ही कम है. उसी तरीके से अगर हम लोग यूरेनियम 238 को देखें तो उसकी भी बाइंडिंग एनर्जी कम है. लेकिन जो बीच के, है ना, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं मास नंबर 30 से लेकर के 170 वाले, उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो काफ़ी ठीक ठाक है ना. तो जो लाइटर न्यूक्लियाई है उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो काफ़ी कम है, और जो हेवियर न्यूक्लियाई है उनकी भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन काफ़ी कम है, लेकिन जो बीच वाले हैं उनकी ठीक ठाक है, राइट. तो वही देखिए यहाँ लिखा है द लार्ज न्यूक्लियाई ओवर हियर आर मोर लूजली बाउंड, है ना. और इधर क्या लिखा है, द मोस्ट टाइटली बाउंड न्यूक्लियाई लाई एट द पीक, है ना, ये Fe56 है. ठीक है. तो देखते हैं यहाँ पर. इसके अलावा बच्चों एक और चीज़ देखिए कि यहाँ पर जो हीलियम है उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो ठीक ठाक है कि नहीं. यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर लिथियम और बेरिलियम से कंपेयर करें, हाइड्रोजन के इस आइसोटोप से कंपेयर करें, तो हीलियम की काफ़ी बेटर पोजीशन है ना. इसके अलावा देखिए बच्चों यहाँ पर हाइड्रोजन का आइसोटोप है ना, ये ड्यूटेरियम है. प्रोटियम के तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वगैरह का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसके पास जो न्यूक्लियस है उसमें तो प्रोटॉन है सिर्फ, राइट. तो अब सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन है, तो उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी का मतलब नहीं रह गया. बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम अगर प्रोटियम की बात करें तब तो वो इलेक्ट्रॉन के हिसाब से बात करते हैं ना. यहाँ पर तो न्यूक्लियस का कोई रोल नहीं है. बाइंड करने के लिए तो एटलीस्ट दो चीज़ें तो होनी चाहिए ना, तो यहाँ पर तो दो होने के लिए कम से कम यहाँ पर ड्यूटेरियम होता है. ठीक है ना. अब देखिए बच्चों दो पॉइंट्स हैं यहाँ पर. पहला पॉइंट है द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, है ना, EBN इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट, दैट इज प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ द एटॉमिक नंबर फॉर न्यूक्लियाई
ऑफ मिडिल मास नंबर, मतलब 30 से लेकर के 170 तक की बात हो रही है। द कर्व हैज अ मैक्सिमम ऑफ अबाउट 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर ए इक्वल टू 56, है ना। वो किसका है, वो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आयरन का है ना। एंड हैज अ वैल्यू ऑफ 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर ए इक्वल टू 238। क्लियर है, तो ये डेटा है। इसके अलावा बच्चों हम लोग एक और चीज देख पा रहे हैं कि बाइंडिंग एनर्जी इज लोअर, है ना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की बात हो रही है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज लोअर फॉर बोथ लाइट न्यूक्लियाई, मतलब जिनका ए लेस देन 30 है और जिनका ए 170 से ऊपर है, उन दोनों का ही हम लोग देख पा रहे हैं कि क्या है, काफी कम है। ठीक है, तो हमारे को इस ग्राफ से ये आइडिया लग रहा है कि जो बीच वाले हैं, है ना, वो काफी स्टेबल है एज कंपेयर टू जो काफी लाइट है और जो काफी हेवी है। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, फाइंड द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ Fe5626। एटॉमिक मास ऑफ Fe56 इज 55.9349 U and that of hydrogen 1 is 1.00783 U। मास ऑफ न्यूट्रॉन हमारे को दे रखा है 1.00867 U। तो देखिए बच्चों, इस सवाल में हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग एक्चुअली देख पा रहे हैं कि जो Fe5626 है ना, तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसके पास 26 तो प्रोटॉन्स हैं और उसके अलावा हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि इसके पास 30 न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो फ्री न्यूक्लियॉन्स हैं उनकी एनर्जी में से अगर हम लोग क्या घटा दें, न्यूक्लियस की एनर्जी घटा दें, है ना, तो हमें क्या मिल जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, अब लेकिन बच्चों यहाँ पर हमें केयरफुल रहना है ना। हमारे को सवाल में क्या दे रखा है, H1, है ना, इसका मास दे रखा है, मतलब कि हाइड्रोजन एटम प्रोटियम का मास दे रखा है। और इसके अलावा जो है हमारे को और क्या दे रखा है, हमारे को एटॉमिक मास दे रखा है ना, इस एटम का मास दे रखा है। तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सिंपली हमें क्या लिखना चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू कितने के बराबर आ जाएगा, 26 मल्टीप्लाइड बाय प्रोटॉन्स है ना 26, तो 26 मल्टीप्लाइड बाय प्रोटियम का मास 1.00783 U, है ना। इसमें क्या ऐड करेंगे, 30 टाइम्स 1.00867 U, है ना। और इसमें से घटाएंगे क्या, इसमें से हम लोग घटाएंगे एक्चुअली 55.9349 U, है ना। और इस पूरे को हमें मल्टीप्लाई करना होगा किससे, सी स्क्वायर से। क्लियर है ये बात। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों कि शुरुआत में जब हम लोगों ने 26 को इससे मल्टीप्लाई करा तो इसमें किसका मास एक्स्ट्रा आ गया, 26 इलेक्ट्रॉन्स का, है ना, क्योंकि हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 इलेक्ट्रॉन आ गए। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर क्या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एटॉमिक मास Fe यूज किए ना, तो इसके पास एक्चुअली कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 26 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो यहाँ पर कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए फर्दर इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या आ रहा है। बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, पहले तो इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि ये कितने के बराबर आ रहा है। तो 26 इंटू दिस प्लस 30 इंटू दिस माइनस 55.9349, है ना। अगर हम लोग ये करेंगे तो ये आ जाएगा एक्चुअली 0.52878 और आगे क्या आ जाएगा, यू सी स्क्वायर, है ना, यू इंटू सी स्क्वायर। तो अगर यू सी स्क्वायर की मैं वैल्यू ले लूँ 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, यू सी स्क्वायर की वैल्यू क्या लेने वाला हूँ मैं, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.52878 मल्टीप्लाइड बाय 931 और ये आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो हमारा जवाब आ जाएगा 492 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। चलिए बच्चों, तो एक और क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं, वो है मास एक्सेस, है ना। तो आइए मास एक्सेस को समझते हैं। कंसिडर अ न्यूक्लियस ऑफ मास नंबर कैपिटल ए, है ना, मतलब उसके पास कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, ए न्यूक्लियॉन्स हैं। लेट द मास ऑफ द न्यूट्रल एटम कंटेनिंग दिस न्यूक्लियस बी स्मॉल m एटॉमिक मास यूनिट्स। ठीक है, लेट ए डैश रिप्रेजेंट द मास ए एटॉमिक यूनिट्स। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये हो गया, मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के दिखाता हूं। जैसे कि बच्चों अगर हम लोग हीलियम का एग्जांपल लें, है ना, तो हीलियम के एग्जांपल में हम लोग बोल सकते हैं कि ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 4, है ना, क्योंकि इसके पास 4 न्यूक्लियॉन्स हैं। लेकिन इसका मास हम लोग क्या बोल देंगे, वो बोल देंगे 4.003 एज पर दिस डायग्राम। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, हमसे क्या करने को कहा गया है ना, हमसे कहा गया है कि मास एक्सेस को कैसे डिफाइन करें, मास ऑफ द एटम
माइनस ए डैश इंटू सी स्क्वायर, है ना। तो ए डैश जो है वो क्या हो जाएगा, वो अगर हीलियम का केस लें तो वो 4u हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स को ए कहा गया है, तो यहाँ पर हम लोग इसे क्या ले लेंगे, हम लोग इसे AU लिख देंगे, है ना। वही यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है। मास ऑफ द एटम वो कुछ एटॉमिक यूनिट्स होता है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था, है ना। अभी अभी हम लोगों ने देखा भी लगभग 4.003 जैसा था, ठीक है। तो हम लोग अगर उस हिसाब से देखें ना, तो यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि मास एक्सेस को कैसे डिफाइन किया जा रहा है। मास एक्सेस को डिफाइन किया जा रहा है एज मास ऑफ द एटम, है ना। ये ध्यान दीजिएगा, ये मास ऑफ द एटम है माइनस ए डैश इंटू सी स्क्वायर, जहां पर मास ऑफ द एटम को एटॉमिक मास यूनिट में लिखा जा रहा है। ए डैश क्या है, वो ए टाइम्स यू है, ए है मास नंबर, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एम माइनस ए इंटू यू इंटू सी स्क्वायर, है ना। और u इंटू सी स्क्वायर हमें पता है कि वो कितने के बराबर हो जाता है, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो इस तरीके से बच्चों लोग मास एक्सेस को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के ऊपर एक आसान सा सवाल देखते हैं ना, जैसे कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1 दे रखा है 1.00783। अब हमसे क्या पूछा है, मास एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए ये तो निकालना बहुत आसान है ना। हम लोगों ने पढ़ ही रखा है कि मास एक्सेस, है ना, मास एक्सेस जो है वो कैसे निकालते हैं। तो सिंपली में क्या करना है, 931 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल एम माइनस कैपिटल ए इंटू मेगा, ये है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, ये यूनिट है इसकी। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 931 को किससे मल्टीप्लाई करना है, मास हमें दे ही रखा है 1.00783, उसको किससे घटाना है, उसको हमें घटाना है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से, जो कि सिंपली 1 है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 931 मल्टीप्लाइड बाय 0.00783, है ना। और यहाँ पर यूनिट आ जाएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। देखिए बच्चों इसको कैलकुलेट मैंने करा और इसका जवाब आ रहा है 7.29 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो ये हमें क्या दे दिया, ये हमें दे दिया है मास एक्सेस, ठीक है। तो यही हमारे को निकालना था। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर है ये बात। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये जो पहले लेक्चर का पहला पार्ट है वो खत्म होता है। आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।